ठीक है। पहले मीडियम एयर में एंगल कितना है, एंगल आई। वाटर में एंगल कितना है सर, एंगल आर। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना, ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम है। क्या है सर हमारे पास, बी डैश सर एफ लैम्डा डैश है। ठीक है, लैम्डा बदल गया लैम्डा डैश, एफ से एफ कैंसिल हो गया, एक फॉर्मूला और बन गया μ12 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, जहाँ पे वन क्या है एयर और ये क्या है मीडियम, कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड। ठीक है, दूर तक डिस्टेंस से ट्रेवल कर सकता है। वॉयलेट कम दिखता है दूर तक, क्यों, क्योंकि सर जो इसकी वेवलेंथ है वो कम है, यानी हो गया एयर, ये वेवलेंथ हो गया एयर में, ये हो गया आपके पास मीडियम में। ठीक है, मीडियम में जाके वो क्या बन गया है, ग्रीन कलर का बन गया है, और एयर में वो हमेशा वो क्या है, रेड कलर का है। एयर में वो रेड कलर का है, लेकिन मीडियम में जाके वो क्या बन गया है, ग्रीन कलर का बन गया है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव, हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन्स ऑफ फिजिक्स, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। सही, तो अभी हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर नंबर 3 मशीन्स पूरा वन शॉट में कवर्ड है, विद न्यूमेरिकल्स कवर्ड है। ठीक है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी कोई न्यूमेरिकल में दिक्कत हो या कोई भी न्यूमेरिकल आपको चाहिए हो, किसी भी एक्सरसाइज का या कुछ भी चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, बिल्कुल मिलेगा आपको उसका सोल्यूशन और बिल्कुल एकदम मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन्स ऑफ फिजिक्स को। इस चैप्टर को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, और अब यहाँ सबसे पहले हम शुरू करते हैं, और यहाँ हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सर, प्लस न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे सब कुछ, विदाउट एनी रिमोट मेमोराइजेशन का यहाँ कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का सेशन। इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, तो डोंट मिस आउट दिस सेशन। ठीक है, तो मैं शुभम वर्मा स्वागत करता हूं आपका कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट आईसीएसई 9th एंड 10th में, और आज का सेशन हम शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन। जनरली रिफ्रैक्शन है क्या चीज, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, रिफ्रैक्शन आपके पास क्या है, देखो 9th में पढ़ा हुआ रिफ्लेक्शन है ना, अब यह है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जनरली क्या है, सेपरेटिंग दो मीडियम्स हैं, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम्स को अगर आप सेपरेट करते हैं और एक लाइट रे इंसिडेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं आपका ये सिंपल सी बात समझे आप पहले। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक टूटी। ठीक है, तो ये हो गया मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ये है और दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम ये है। ठीक, यानी कि जिसके आर पर हम देख सकते हैं। सही है, अब ये मीडियम 1 है, और मीडियम 1 क्या हो सकता है, ये एयर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों सेम होंगे तो रिफ्रैक्शन अकर हो जाएगा, कोई तो ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे क्या होगा, जैसे एयर है, एयर में रिफ्रैक्शन अगर हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो सरफेस के ऊपर वाली एयर है वो हॉटर है, उससे ऊपर जाओगे तो कूलर है, तो अब दोनों में डिफरेंस हो गया, एक कूल है और एक हॉटर है, तो वहां पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, जनरली अगर यहाँ मीडियम सेम होंगे तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक, सही। तो अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो एक ट्रांसपेरेंट इमेज, सपोज ये एक इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करी यहाँ। ठीक है, अब यहाँ जहाँ पे इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करेगी वहां एक नॉर्मल प्लॉट कर देंगे, सिंपल चीज। ठीक है, एक नॉर्मल प्लॉट कर दिया। सही है, अब एक चीज देखो सर, जहां नॉर्मल प्लॉट किया है, अब ये रे ऑफ लाइट या तो ऐसे आ सकती है। ठीक है, अब देखो ये जाने कैसे थी, सीधी, ये आ कैसे गई इधर को। ठीक है, तो समझ में आ रही मेरी बात। ठीक, तो अब क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ी सी इधर बेंड हो गई। सही, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जनरली क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, when it travels from one transparent medium to another transparent medium, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ठीक है, लाइट अपनी डायरेक्शन से या तो बेंड हो जाती है या फिर टूवर्ड। ठीक, अब दो बेंडिंग भी दो टाइप में है, टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, वो केसेस अभी डिस्कस करेंगे, और जनरली रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है, ये इसका क्या था, ओरिजिनल पाथ। अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये ऐसे जाती। ठीक है, और ये गई कैसे, ऐसे, कोई दिक्कत है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक, लेकिन जो रिफ्रैक्शन है ना सरफेस के बीच में, जो दो सरफेस के बीच में, ये पार्शियल होता है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा, यहाँ थोड़ी सी इस तरीके से ऊपर भी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन नाम की भी चीज मिलेगी, कोई दिक्कत। ठीक है, जिसको बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन। पार्शियल का मतलब कुछ रिफ्लेक्शन हुआ, कुछ रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, मैं कहता हूँ ये जो है आपके पास सपोज 80% है, 80% रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, 80% रिफ्रैक्शन, लेकिन इसमें से कुछ 20% आपके पास क्या होगा, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन 20% रिफ्लेक्शन है, इसको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे यहाँ पे। सही, इसको हम हटा के चलेंगे बिल्कुल। ठीक, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा, क्योंकि कोई भी सरफेस ना एकदम स्मूथ नहीं है। ठीक है, या कोई भी सरफेस एकदम रफ नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ठीक है, सही। ठीक, तो ये बात है रिफ्रैक्शन की, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब ये रिफ्रैक्शन का सबसे सिंपल सी चीज समझते हैं सर, रिफ्रैक्शन ये समझ में आया थोड़ा बहुत,
लेकिन रिफ्लेक्शन का कॉज क्या है सर? सबसे पहली बात, होता क्यों है सर ये, है ना? तो देखो सिंपल सी बात है, क्या है, अगर मैं पहला मीडियम एयर लेता हूँ और अगर मैं सेकंड मीडियम वाटर लेता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैंने पहला मीडियम एयर लिया और सेकंड मीडियम वाटर लिया तो इन सबको हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है सर? एयर में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, वैक्यूम में होती है, लेकिन एयर में 2.99 समथिंग होती है, लेकिन उसको राउंड ऑफ 3 × 10⁸ ले लेते हैं। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है सर? v, वो आपके पास है 2.25 × 10⁸, ठीक है। ये दोनों चीज समझ में आ गई, ये स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट, दोनों फर्क नजर आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल नजर आ रहा है। ये 10⁸ इसके पास भी है, 10⁸ इसके पास भी है, तो इसे छोड़ दो। ये चीज यहाँ पे भी है, ये चीज यहाँ पे भी है, इसे छोड़ो, ये तो कॉमन हो गया। यहाँ देखो ये 3 है और ये 2.25 है। स्पीड ऑफ लाइट सर यहाँ मोर है एयर में, और सर यहाँ लेस हो जाती है अगर हम दोनों को कंपेयर कर लें आपस में, अगर हम दोनों को क्या कर लें, कंपेयर कर लें, कोई दिक्कत है ना? तो जनरली कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहीं से पैदा हो रहा है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या, तो रिफ्रैक्शन क्या है, क्यों है? इट इज ड्यू टू, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स with different speeds in different mediums, ठीक है। डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती है लाइट डिफरेंट मीडियम में, डिफरेंट अगर स्पीड कम ज्यादा होती है लाइट की, ठीक है, डिफरेंट मीडियम्स में, इसी वजह से क्या होता है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है? कॉज समझ में आएगा रिफ्रैक्शन क्या है? अगर सेम स्पीड से चलेगी सारे मीडियम्स में तो रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप ट्रैफिक में फंस चुके हैं या एक रोड है, ठीक है, उस पर एक इंसान को छोड़ दिया, लेकिन उस पर क्या है, थोड़ा सा पेड़ या झाड़ियां बहुत ज्यादा है, तो उसको अगर रास्ता बनाना है तो वो सब चीजें हटानी पड़ेगी। अब जो वो चीज हटाएगा, साफ करेगा अपने अपने रास्ता बनाने के लिए, तो क्या होगा, थकेगा, ठीक है। जब वो थकेगा तो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, जब वो जैसे बाहर निकलेगा ओपन रोड में, तो उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची होगी, यानी कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट, अगर मैं कंपेयर करूँ उसको एनर्जी को स्पीड ऑफ लाइट से, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट ऑटोमेटिकली कम होगी, ठीक है। अब वही एक इंसान है, उसको छोड़ दिया है खुली रोड पे, अब वहां पे झाड़ियां नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत है, बहुत हल्की सी, तो वो आराम से निकल जाएगा, एनर्जी भी बचेगी। एनर्जी बचेगी मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करते हैं इसको हम, ठीक है, ठीक, कोरिलेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। जनरली फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो जब स्पीड ऑफ लाइट से कोरिलेट करते हैं, एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा का मतलब स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, तो वो बहुत तेजी से जाएगा, आएगा समझ, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सही है, सही, ये है रिफ्रैक्शन का मैकेनिज्म, ठीक। अच्छा, डेफिनेशंस हैं बुक्स में, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे अनदर मीडियम में आने में जो डायरेक्शन चेंज होता है, यानी कि ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, अब ये हो गया, कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक, सही है। रिफ्रैक्शन समझ में आया, कॉज समझ में आया रिफ्रैक्शन का, सही है। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या है सर, ठीक है, चलो भाई, ठीक है। देखो बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी और डेंसिटी के बारे में, सही है। देखो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है किस पे, स्पीड ऑफ लाइट पे, किससे लेना देना है इसका, स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। डेंसिटी का किससे लेना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, सही। ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं तो ऑप्टिकल डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लेस होगी और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मोर होगी, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लेस होगी उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मोर ज्यादा होगी उसे बोलते हैं रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को, ठीक है, सही है। ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट से, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। डेंसिटी भी बात आती है, डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पास पास है, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी क्या है, आपके पास डेंसिटी मोर है, ठीक। अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो इस पूरे की डेंसिटी क्या है, लेस। कोई दिक्कत, इनका स्पीड ऑफ लाइट से कोई लेना देना नहीं है, तो दो डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, सही। अब रेयर और डेंसर मीडियम सर कैसे पता लगेगा, देखो सिंपल सी बात ध्यान समझो। अभी यही मैं कह रहा हूँ रे इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, और ये आपने नॉर्मल बना दिया, ये पहला मीडियम और ये दूसरा मीडियम, ठीक। पहला मीडियम आपके पास एयर है, दूसरा मीडियम आपके पास वाटर है, ठीक है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है सर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वाटर में कितनी है, 2.25 × 10⁸। ध्यान समझना, ठीक है।
अच्छा, अब दोनों की स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर कर लो जरा फटाफट से, है ना। सर स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर करेंगे, सर ये ज्यादा नजर आ रही है, 3 है और ये सर 2.25 है, ठीक है। तो मैंने यही तो मैं कह रहा था, जिस जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मोर होगी, ठीक है, वो मीडियम क्या होगा, रेयरर। तो अगर दोनों मीडियम्स को कंपेयर करूं, एयर और देखो, बिना दो मीडियम्स को कंपेयर करे आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो दो मीडियम्स को अगर कंपेयर करें, जिसमें कि अब एयर पहला जो मीडियम है वो क्या बन जाएगा आपके पास, रेयर। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। दूसरा जाओ, दोनों कंपेयर करने के बाद यहाँ कितनी आई सर, 2.25 आई, यानी कि वाटर। ये क्या बन जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई सर, सेकंड लेस हो गई। लेस का मतलब क्या हो गया सर, ये कौन सा हो गया, डेंसर। तो ये कौन सा हो गया, डेंसर मीडियम। अब वही बात समझ में रेयर और डेंसर का तो पता चलेगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो सर, लो एक और लो। ये इंसिडेंट लाइट हुई, यहाँ पर हमने रोल बनाया, ये सपोज हरी जाएगी। अब पहला मीडियम मैंने ग्लास लिया, ठीक है, दूसरा मीडियम मैंने वाटर लिया, ठीक। अब ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है सर, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट आपके पास है 2 × 10⁸। वाटर में सर आपके पास 2.25 × 10⁸। अब सर कौन सा रेयर मीडियम हो जाएगा, कौन सा डेंसर मीडियम हो जाएगा। देखो, रिफ्रैक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए, कौन सा रेयर मीडियम होगा, कौन सा डेंसर मीडियम होगा। अगर ये नहीं पता है तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन करने, सवाल इसके बेसिस पे, अगर ये नहीं पता है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखो, ग्लास की स्पीड कितनी है, 2, यहाँ कितनी है, 2.25, ठीक है। अब यहाँ पे कम है, यहाँ क्या है, स्पीड ऑफ लाइट लेस है। दोनों को कंपेयर, एयर से कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं अब, क्योंकि यहाँ पे एयर नहीं है, ये ही मीडियम है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ग्लास को वाटर से, वाटर को ग्लास, ठीक है। तो यहाँ लेस है, लेस का मतलब ये मीडियम क्या हो गया, अब डेंसर, ठीक है। नीचे वो यहाँ पे कितनी थी, 2.5, यानी कि 2 के कंपेरिजन में 2.5 तो क्या है, मोर का मतलब ये मीडियम कौन सा हो गया, रेयर। अब आई बात समझ में, कोई दिक्कत, यानी कि रे जा रही है अब रेयर टू डेंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत, समझ में आ गया ऑप्टिकल डेंसिटी और डेंसिटी में क्या डिफरेंस है, और ऑप्टिकल डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम कैसे पता चलेगा, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं केसेस पे, जब रे रेयर टू डेंसर जाएगी या फिर डेंसर टू रेयर आएगी, ठीक, या फिर अनडेविएटेड पास होगी, उस कंडीशन में क्या होगा। चलो ठीक है, बात कर लेते हैं, रेयर टू डेंसर जाएगी रे, तब क्या होगा, ठीक है। देखो जी, रेयर टू डेंसर आ जाओ, एक रे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक 90 डिग्री नॉर्मल बना दिया, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है और ये जो इंसिडेंट रे, अभी मैं यहीं से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल आई। क्या होता है सर, एंगल आई। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। सही सही, कोई प्रॉब्लम, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, यहाँ पे हम काट दिया हमने, ठीक है। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब जब भी ये रेयर टू डेंसर जाएगी, रेयर का मतलब ऊपर वाला सपोज मैं ले लेता हूँ एयर, नीचे वाला मैं सपोज ले लेता हूँ ग्लास, ठीक है। ग्लास में 2 × 10⁸ है, एयर में 3 × 10⁸ है, तो यानी कि इसमें ज्यादा है, तो यानी कि ये रेयर हो गया, ठीक है। तो ये आ गया रेयर और ये बन गया आपके पास डेंसर मीडियम। कोई दिक्कत, ठीक है। अब रेयर टू डेंसर जा रही है, यानी कि खुली रोड से, ठीक है। तो आप अगर खुली रोड से किसी ट्रैफिक में फंस रहे हैं तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आप थकेंगे भी, ठीक है। तो आप ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है ये नॉर्मल से दूर नहीं जाएगी, पास आ जाएगी, ध्यान। तो नॉर्मल की थोड़ी पास आ गई, कोई दिक्कत है, यानी कि रे बेंड हो गई टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। तो जब भी कभी रेयर टू डेंसर जाएगी रे, रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, क्योंकि एनर्जी नहीं है उसकी दूर जाने की, टुवर्ड्स दी, ये इस तरीके से ध्यान रखो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब कितने बैंड हो गए सर, ये कैसे पता चलेगा, देखो, ये जो आपके पास रे आई है इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये वाला एंगल कितना हो गया, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या हो गया सर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब सर कितना बैंड हो गई है ये भी तो देखना है। मैंने कहा देखो जरा, अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये कैसे जाती, ऐसे जाती, और ये कितना बैंड हो गई, इतना अंदर आ गई है, ठीक है। ये इतना बैंड हो गई है अंदर की तरफ। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को, ठीक है। ऐसे जानी थी और नॉर्मल के पास आ गई, यानी कि इतना नॉर्मल के पास आ गई टुवर्ड्स दी नॉर्मल। कोई दिक्कत किसी को भी, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर का मतलब ओपन रोड से ट्रैफिक रोड, ये ऐसा ध्यान रख लो उसको, ठीक है। और जब ट्रैफिक रोड से आप बाहर निकलोगे तो क्या होगा, ट्रैफिक रोड में जाओगे, थकोगे, फ्यूल भी वेस्ट होगा, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे मतलब किसके पास आ जाओगे, नॉर्मल के पास। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर का मतलब, अब उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब सर ऊपर ग्लास ले लो, सर नीचे वाटर ले लो,
मीडियम, ठीक है। अब ग्लास में कितना है सर 2 × 10⁸, वाटर में कितना है सर 2.25 × 10⁸, ठीक है। दोनों को कंपेयर करना था, ये 2 है और ये 2.5 है, ठीक है। तो ये बन जाता है रेयर मीडियम और ये बन जाता है डेंसर मीडियम। क्यों? क्योंकि स्पीड इन दोनों को कंपेयर करके इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो रेयर, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है वो डेंसर। कोई प्रॉब्लम? ठीक। जहां इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी वहां एक नॉर्मल प्लॉट कर दो, हमने कल नॉर्मल प्लॉट कर दिया। नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट का इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना हो गया? एंगल आई, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, एनर्जी सब वेस्ट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम फंसे हुए हैं पहले से ट्रैफिक में, यहाँ खुली रोड से ट्रैफिक में आए थे, लेकिन यहाँ हम ट्रैफिक में पहले से फंसे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ट्रैफिक खुलेगा तो क्या होगा? आपके मन में एक चीज आती है, गाड़ी भगाओ, खुली रोड पर गाड़ी भगाओ, है ना। तो आपने खुली रोड पर गाड़ी भगाई, यानी कि आप नॉर्मल से दूर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नॉर्मल से दूर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? ठीक है। अच्छा, एक और चीज रह गई इसमें, वो अभी बताता हूँ। नॉर्मल से आप दूर जाएंगे, ठीक। और कितना दूर जाएंगे? ठीक, तो यानी कि कितना दूर जाएंगे नॉर्मल से? सर इतना दूर जाएंगे। अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये हम ऐसे जाते हैं। अब हम चले गए इतना, ठीक है। तो आप कितना बैंड हो गए? इतना आप बैंड हो गए अवे फ्रॉम नॉर्मल। कितना बैंड हो गए? इतना डिस्टेंस और नॉर्मल से बैंड हो गए अवे। कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, सही। ये वाला एंगल पूरा कितना हो गया? एंगल आर, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल है, ठीक है। इतना डेविएशन हो गया। तो जब कभी भी रे डेंसर टू रेयर, तो कर पूरी छाट, जब कभी भी रे डेंसर टू रेयर जाएगी, ठीक है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर हो जाएगी। कोई दिक्कत? ठीक है। अब नॉर्मल से दूर तो हो गई सर ये। अब इसमें एक और चीज है जो मैं यहाँ बताना भूल गया था। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा छोटा होगा किससे? एंगल ऑफ आई छोटा होगा कि एंगल ऑफ आर से। ये मोर रहेगा और ये लेस रहेगा, ठीक है। सपोज ये 35 है, तो ये आपके पास ये पूरा जो है ये, ठीक है, ये 35, ये आपके पास 37 आ सकता है, 40 आ सकता है एंड अब, ठीक है, 45, यानी कि बस इससे बड़ा रहेगा। कोई दिक्कत? क्योंकि इससे बड़ा एंगल बना लिया, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो गई। लेकिन यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा ना, एंगल आई बड़ा रहेगा आर से, ये मोर रहेगा, ये लेस रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? मैं कह रहा हूँ अगर ये 30 डिग्री है तो आर कितना आएगा? 25, 27, 15, 20, 30 से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है किसी को? रेयर, अब समझ में आ गया। रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा? डेंसर टू रेयर आएगी तो क्या होगा? ठीक, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अगर इसमें डेविएशन निकालना हो, डेल का मतलब डेविएशन, कितना ये बेंड हो गई है, ठीक है। डेविएशन का मतलब किससे है? बेंड से। कितना बेंड हो गई तो क्या करोगे? एंगल आई माइनस एंगल आर, ठीक। इसमें अगर डेविएशन निकालना है कितना बेंड हो गई तो क्या करोगे? आर माइनस आई, जो ज्यादा है उसमें से कम वाला माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना बेंड हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? सपोज मैं कह रहा हूँ ये 40 है, ये 15 है, तो कितना बैंड हो गई सर? 25 डिग्री बैंड हो गई, ठीक है। अभी चले गए 25 डिग्री नॉर्मल से। कोई दिक्कत? कोई भी परेशानी है किसी को? ठीक है, आगे बढ़े, चलो थर्ड केस देखते हैं। व्हेन रे इज इंसिडेंट नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब ठीक 90 डिग्री पर आ रही है, यानी कि ये वाला केस, ये नॉर्मल है 90 डिग्री, इसी के साथ आ रही है रे, ठीक है। तब क्या होता है? जब भी रे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है तो जैसे आती है वैसे चली जाती है, ठीक है। अब क्यों? और इसमें क्या होता है देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच का एंगल था सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई था, है ना। और ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का, तो ये तो सर यहाँ है ही नहीं, ये पूरी रे एकदम स्ट्रेट होकर नॉर्मल के साथ ही हो गई है, ठीक है। तो जब ये नॉर्मल के साथ यहाँ शिफ्ट हो गई है तो इस कंडीशन में एंगल आई कितना हो गया? 0, एंगल आर भी कितना हो गया? 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में रे पास होती है अनडेविएटेड, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो व्हेन अ रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सरफेस, ठीक है, ऑन अ प्लेन सरफेस, किसी भी प्लेन सरफेस पे अगर इंसिडेंट लाइट नॉर्मली पड़ती है तो वो कैसे पास होती है? अनडेविएटेड, कुछ डेविएशन नहीं होती है, जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, सही है, ठीक है। पहला लॉ की बात करते हैं। पहला एंगल ऑफ, देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में बात करते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहला लॉ क्या आता है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। बिल्कुल सही बात है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। कैसे सर? ये रहा, ये नॉर्मल है, ये यहाँ पे है, ये ऐसे, तो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये भी और ये भी और ये भी, कोई दिक्कत? ठीक। अब दूसरा जो लॉ है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस,
किसका रेशो, रेशो का मतलब डिवाइड हो जाएंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या हो गया, एंगल आई, ठीक है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, आर, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर हो गया, एक कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को, वो चीज क्या है, कांस्टेंट, इन दोनों का रेशियो, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, सही है, चलो जी ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे इसको मैं रब करता हूँ, अब ये चीज देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ स्ट्राइक करा, ये हमने एक नॉर्मल बनाया, नॉर्मल के बाद सपोज ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल आई ये हो गया, एंगल आर ये हो गया, ठीक है। एंगल आई सपोज फर्स्ट मीडियम का एंगल है और एंगल आर आपके पास सेकंड मीडियम का एंगल है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है, एयर वाटर गैस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मीडियम 2 भी कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, सही, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट टर्म यहां दिख रही है ना, एक और चीज, ठीक है। अब ये जो सेकंड लॉ है आपके पास, इसी सेकंड लॉ को हम बोल देते हैं क्या, स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ बोल देते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है, यही बोल देते हैं क्या, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो डिफाइन स्नेल्स लॉ आएगा तो आप ये सेकंड लॉ लिखेंगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया इज कांस्टेंट, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये जो कांस्टेंट टर्म यहां नजर आ रही है ना सर, बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है, यही कांस्टेंट टर्म किसको नाम किसको एक जन्म देती है, किसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसको जन्म देती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। कोई दिक्कत है। अब सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, जो सेकंड लॉ है वही डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया, यही डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम सर डिनोट कैसे करेंगे, है ना, तो देखो इट इज डिनोटेड बाई म्यू और एन, ठीक है। दोनों से आप कर सकते हैं, म्यू से भी कर सकते हैं और एन से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये इसका डिनोशन हो गया, ठीक। अच्छा अब यहां पे आते हैं, अगर मैं लिखता हूं म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब सर एक बात बताओ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहले होता कौन से मीडियम का है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली कौन से मीडियम का होता है, हमेशा सेकंड मीडियम का। कौन से मीडियम का होता है, सेकंड मीडियम का होता है, जिसमें रे आती है, यानी कि इस वाले मीडियम का होगा जिसमें रे आ रही है, ना कि इसका। इससे तो रे आ रही है, इसमें जा रही है, ठीक है। तो जनरली जिसमें जाएगी उसका होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहीं पे, ठीक है। देखो भाई, मैं पहला मीडियम को एयर मानता हूं, दूसरे मीडियम को चलो थोड़ा रब करके बना लेते हैं साइड में, ठीक है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया, ठीक। अब इसका सर डिनोशन कैसे है, डिनोट कैसे करते हैं इसको, देखो सिंपल सी बात समझो, डिनोट का कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। सपोज पहला मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम आपके पास क्या है, दूसरा मीडियम आपके पास वाटर है, ठीक है। पहले मीडियम एयर में एंगल कितना है, एंगल आई, वाटर में एंगल कितना है सर, एंगल आर, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना, ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम है, तो जो पहले है वो ऊपर, जो पहले वो ऊपर, फर्स्ट मीडियम पहले, उसका एंगल ऊपर, ठीक है। तो जो पहले वो ऊपर, कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो जो पहले है वही ऊपर है, उसका एंगल ऊपर है। जो बाद में है मीडियम 2, ये रहा मीडियम 2 में कितना एंगल आर, तो जो बाद में है वो नीचे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत किसी को, जो बाद में वो नीचे, जो पहले है वो ऊपर, कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सर क्या हुआ है यहाँ पे, ये फर्स्ट मीडियम था, ये सेकंड था, फर्स्ट को मैं एयर मान लेता हूँ, वो सेकंड को मैं वाटर मान लेता हूँ, ठीक है। ये एंगल आई हो गया था सर, ये एंगल आर हो गया था, और आपने लिखा था म्यू 1 2 इज इक्वल टू साइन, अब फर्स्ट मीडियम का एंगल कितना है, एंगल आई, तो जो पहले है वो ऊपर आ गया, जो बाद में है वो नीचे आ गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई भी दिक्कत है लिखने में, ठीक है। इसको बोलते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता किसका है, सेकंड मीडियम का। जब तक फर्स्ट मीडियम में रे ट्रेवल नहीं करेगी तब तक सेकंड मीडियम में आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तक मैं एयर से पानी में टॉर्च मारूंगा नहीं, तब तक पानी के अंदर आपको कुछ देखने को नहीं मिलने वाला, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक। तो इसको जनरली बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं आप, बिल्कुल मैन में आप बिल्कुल मॉडिफाई करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे। फर्स्ट मीडियम कौन था सर, एयर। 1 की जगह क्या आ जाएगा ए, 2 की जगह क्या आ जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये जाएगा म्यू ए डब्ल्यू। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को, कोई भी दिक्कत। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिप्रेजेंटेशन और कुछ ये सिंपल फॉर्मूला, और इसको लिखे कैसे, बोलते कैसे, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है इसकी, बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर दोनों का रेशियो है ये, ठीक है। साइन आई भी एंगल में है और साइन आर भी रेडियंस में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रेशियोज में कभी भी कोई यूनिट नहीं आएगी, कोई दिक्कत। इट हैज नो यूनिट, आई बस समझे, ठीक। आगे बढ़े, कुछ और फॉर्म। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू और स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, और एक और आ जाता है सी, ठीक है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये क्या है, एयर, और ये किसी भी किस्म में हो सकता है, मीडियम में, ठीक है, कोई दिक्कत, सही है। अब एक चीज ध्यान रखना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये होता है आपके पास 3 × 10⁸। इसको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम डिनोट करते हैं किससे, सी से, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम को डिनोट करते हैं किससे, वी से, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और म्यू तो म्यू है, ठीक है। तो एक जनरल सी बात देखनी है, क्या, सपोज ये लो, सबसे पहले एयर के लिए देखते हैं, ये नॉर्मल बनाया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, ठीक है। ये आपके पास एयर है, ये आपके पास सपोज वाटर है, ठीक। अब एक चीज ध्यान से सुनो, सबसे पहला फॉर्मूला बनाया था हमने सर, क्या, म्यू 1 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर मैं इसको एयर वाटर से रिप्लेस करता हूँ, ठीक, अगर मैं इसको एयर वाटर से रिप्लेस करता हूँ, यानी कि मैं मान के चलता हूँ पहला मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम वाटर है, ठीक है। दूसरे मीडियम में किसी कोई भी एम लिख लेता हूँ, ठीक है, ये चलो ये लिख लेते हैं, तो क्या हो गया, म्यू ए डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, एयर का मीडियम कौन सा है, फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है सर, एयर में कितनी, किससे डिनोट करेंगे, सी से, इसमें किसके, वी से, ठीक है। तो वही चीज है, जो पहले है वो ऊपर है, एयर में कितनी है आपके पास, सी, वाटर में कितनी है आपके पास, वी, ठीक है। तो एक नया फॉर्मूला और बन गया आपके पास, ए डब्ल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ तो यहाँ बन सकता है सी अपॉन वी। सी आपके पास फर्स्ट मीडियम का है, स्पीड ऑफ एयर, ठीक है। वी आपके पास सेकंड मीडियम में है, यहाँ वी कुछ भी, सेकंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर, एयर, ग्लास, पेट्रोल, केरोसिन, कुछ भी, एक्स वाई जेड, एयर को छोड़ के बस सब कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। आगे बात समझे, सही। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इसको उल्टा कर दें, मैं यहाँ पे एयर हटा देता हूँ, यानी कि अब मैंने सी ही हटा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। मैंने ऊपर एक ग्लास ले लिया, तो फर्स्ट मीडियम में ग्लास है और सेकंड मीडियम में वाटर है, ठीक है। तो सर सिर्फ और सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को ही डिनोट कर जाएगा सी से, और किसी को नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी और कोई भी मीडियम हो, ये लिखा मैंने मीडियम, मीडियम का मतलब सर यहाँ ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इन सबको किससे डिनोट करेंगे सर, वी से, ठीक है। तो सर ये दो है, दो का मतलब एक V1 हो गया और एक हो गया, तो यहाँ कितना होगा, म्यू 1 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है किसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने में, अगर स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम डिफरेंट मीडियम्स गिवन हो, कोई दिक्कत, ठीक है। और यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 1 की जगह कौन आ जाएगा, ग्लास, 2 की जगह कौन आएगा, डब्ल्यू, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई दिक्कत, सही है, सिंपल सा फंडा है, ठीक। अच्छा, एक आपने फॉर्मूला और पढ़ा होगा, कौन सा, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, है ना, साउंड में पढ़ा होगा क्लास 9 में, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। F क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेवलेंथ जनरली डिस्टेंस, ठीक है, रे कितनी दूर तक जा सकती है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। और ये स्पीड ऑफ लाइट तो होगी, ठीक। तो जो F है, जब भी कभी रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आएगा ना, तो एक चीज ध्यान रखना, क्या, जो फ्रीक्वेंसी है रे की वो क्या रहती है, सेम, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बाकी आपके पास लैम्डा और सी ये दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज, क्या हो जाते हैं, चेंज। डिस्टेंस, वेवलेंथ भी चेंज होगा, सी भी चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी सेम कैसे रहेगी, मैं पानी में टॉर्च डाल रहा हूँ, ठीक है, तो जो टॉर्च है वो सोर्स है,
एक सेकंड में टॉर्च 10 वाइब्रेशन निकाल रहा है तो दूसरे सेकंड में भी 10 निकालेगा, तीसरे में 10 निकालेगा। क्यों? क्योंकि वो इनबिल्ट कैपेसिटी है उसकी। लेकिन अगर मैं उस टॉर्च को दूसरी टॉर्च से रिप्लेस कर दूंगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जब तक सोर्स सेम है तब तक फ्रीक्वेंसी भी सेम है, कोई दिक्कत। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। अगर मैं अपनी जगह किसी और को लाके खड़ा कर दूंगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जब तक सोर्स सेम है फ्रीक्वेंसी सेम है, कोई दिक्कत, ठीक है। सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा हो गया। अगर ये तो थी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के बारे में। अगर हम किसी भी मीडियम में बात करें तो ये फॉर्म बन जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा डैश, ठीक है। c चेंज हो गया किसमें? v में। लैम्डा चेंज हो गया किसमें? लैम्डा डैश में, ठीक है। तो लैम्डा डैश यानी कि वेवलेंथ है किसी भी मीडियम में, वेवलेंथ इन एनी मीडियम, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। किसी भी मीडियम में, यानी कि अब एयर वाटर ग्लास कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में आ जाओ जरा फटाफट से। अगर हम इसको लिखते हैं म्यू 1/2 इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या है आपके पास? सी सर हमारे पास एफ लैम्डा है, रख दो, मैंने कहा एफ लैम्डा। तो ये एफ लैम्डा हो गया अपॉन वी डैश। क्या है सर हमारे पास? वी डैश सर एफ लैम्डा डैश है, ठीक है। लैम्डा बदल गया लैम्डा डैश, एफ से एफ कैंसिल हो गया, एक फॉर्मूला और बन गया म्यू 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? जहाँ पे 1 क्या है? एयर, और ये क्या है? मीडियम, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को? ठीक है। ये वेवलेंथ इन एयर है, ये वेवलेंथ इन एनी मीडियम। एनी मीडियम समझ में आ गया? एयर के साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एयर के साथ वाटर हो सकता है, एयर के साथ वाटर हो सकता है, एयर के साथ ग्लास हो सकता है, एयर के साथ डायमंड हो सकता है, एयर के साथ प्रिज्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पहला एयर रहेगा, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से हटाकर ए एम, कोई दिक्कत। एम का मतलब मीडियम से है, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में? तो 4 फॉर्मूले पढ़ लिया आपने शायद से। पहला फॉर्मूला ये रहा सटीक, ठीक है। दूसरा आपके पास ये रहा, तीसरा आपके पास ये रहा, और लास्ट वाला ये रहा, कोई प्रॉब्लम। अब बात कर लेते हैं कंडीशन फॉर नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रे कैसे पास होगी? अनडाइवर्टेड। सिंपल से 2 चीजें हैं सर। क्या? सबसे पहला चीज एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस ही 0 है तो रे कैसे आएगी सर? नॉर्मल आएगी एकदम 90 पे, और नॉर्मल सीधे चली जाएगी, तो कोई डाइवेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी रे एकदम अनडाइवर्ट चल रही, कुछ नहीं, ठीक। अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक और स्लैब, ठीक है। यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, किस चीज का कॉन्सेप्ट निकलेगा सर? यहां से लेटरल डिस्प्लेसमेंट। किसका? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज? वो हमें भी डायग्राम प्लॉट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद यहीं से क्लियर हो जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या, ठीक है। चलो फिर शुरू करें। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, तो हमने एक ग्लास ब्लॉक लिया, ठीक है। तो एक ग्लास ब्लॉक लिया, ग्लास ब्लॉक पे इंसिडेंट रे आई, ठीक। जहां इंसिडेंट रे आई वहां हमने एक नॉर्मल बनाया, ये हो गया एंगल आई, ठीक। अब एंगल आई होने के बाद ये थोड़ा सा क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा, ठीक। ये हो गया एंगल आर, सही। जहां पर भी ये इंसिडेंट हुआ वहां हमने एक और नॉर्मल प्लॉट किया, ठीक है। अब देखो जरा, सबसे पहला मीडियम वो ऊपर कौन है? एयर। ये कौन है? ग्लास, ठीक है। तो रे जा रही है रेयर टू डेंसर, ठीक है। रेयर टू डेंसर का मतलब इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक, सही। अच्छा, अब दूसरे में ले जाएगी डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयर का मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब ये यहां से थोड़ा सा बाहर, ये थोड़ा सा यहां से बाहर निकल गई, ठीक है। ये थोड़ा सा यहां से बाहर निकल गई, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। आई बात समझे, ठीक। अब एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पे ये एंगल आ रहे तो ये एंगल भी क्या होगा? आर, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये एंगल भी क्या हो गया? आर हो गया, सही। अच्छा, जब ये रे बाहर आई तो इस वाली रे को हमने बोला क्या? एमरजेंट रे। कौन सी रे? एमरजेंट रे, सही। नॉर्मल और एमरजेंट रे के बीच का एंगल कितना हो गया? एंगल ई, सही है। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक, इतना क्लियर है, सही। अब क्या होगा जब अगर, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटाता हूं, इन केस क्लास लैब नहीं होता तो इंस्टेंट रे कैसे जाती? सर जैसा आई थी वैसे जाती, तो ये कुछ इस तरीके से जाती है ना। तो ये वाली रे कौन सी होगी? अनडेविएटेड इंसिडेंट रे, ठीक है। अनडेविएटेड मतलब जो सीधी आई है, ठीक है। अब देखो जरा, एमरजेंट रे ये रही, अनडेविएटेड ये दे रही, दोनों के बीच में एक 90 डिग्री प्लॉट कर दे क्या? मैंने कहा एक 90 डिग्री डाल दिया हमने, ठीक है।
अब ये जो 90 डिग्री है, ये जो परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, सॉरी, इसी को बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन undeviated incident ray and emergent ray is known as lateral displacement between incident ray and emergent ray। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, कोई दिक्कत, सही है। अच्छा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स में। ये आपके पास क्या होगा, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। क्या ये थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर आता है थिकनेस। ठीक, अब थिकनेस से क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एलडी लिख देते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक, यानी कि जितना ज्यादा ग्लास स्लैब थिक होगा उतना ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। जितना ज्यादा थिक होगा ये डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, सही। दूसरा जो फैक्टर आता है आपके पास वो आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा एंगल आई होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों, ये रे यार, अभी यार ये मैं यहाँ कर देता हूँ, तो अब एंगल कितना हो गया सर, एंगल बढ़ चुका है अब। ठीक है, एंगल कितना हुआ सर, अब ये एंगल हो गया पूरा। ठीक है, तो एंगल बढ़ गया तो ये रे भी तो अब आगे को जाएगी, तो देखो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो यानी कि एंगल आई अगर बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, एंगल आई अगर कम होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। कोई दिक्कत। आते हैं थर्ड पॉइंट पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, ठीक, लेटरल डिस्प्लेसमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई दिक्कत है, ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है वेवलेंथ का, है ना, क्योंकि डिस्टेंस है तो वेवलेंथ भी आएगी भाई लाइट की। सिंपल सी बात है, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा और वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है किसी को। ठीक है, तो अगर मैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट अगर वॉयलेट के लिए बात करूं तो क्या होगा, मोर। अगर मैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट रेड के लिए बात करूं तो क्या होगा, लेस। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है किसी को। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही लेस है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत में बात कर लेते हैं। मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक प्लेन ग्लास प्लेट और थिक मिरर। ठीक है, देखो सिंपल सी बात मेरी समझो, जून चल रहा है। ठीक है, अब जितना सिलेबस समर वेकेशंस में कंप्लीट हो सकता है सही से करना, बहुत अच्छे से करना, हो जाएगा। ठीक है, भागा दौड़ी बिल्कुल मत करना, कोई रश, कोई भी भागा दौड़ी नहीं होनी चाहिए कि भाई एक ही महीने में सारा सिलेबस खत्म करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो तुम कर रहे हो ना उसे एकदम पक्का करो कि उसमें से कोई नंबर ना जाए। क्या फायदा है उस चीज का करने से कि एक महीने में रश, बिल्कुल एकदम रश की तरह, पागलों की तरह से भाग भाग के, बिना माइंड को रिलैक्स दिए, कुछ दिए, आपने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। ठीक है, लेकिन जब पेपर की बारी आई उसमें से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उससे फायदा नहीं है। ठीक है, तो जो करो ना बिल्कुल परफेक्शन से करो। ठीक है, ऑलमोस्ट परफेक्ट, परफेक्ट तो कोई नहीं है लेकिन फिर भी अपने हिसाब से बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेवल लाकर कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करके ऐसा कर लो कि उसमें से एक भी क्वेश्चन आ जाना, अगर आपको नहीं भी आता हो लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को कर जाओ। इस तरीके से चैप्टर खत्म होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये है सटीक तरीका चैप्टर खत्म करने का। वरना अगर बुक से क्रैम करना है, रिवाइज करना है, रटना है, रिसाइड करना है, भाई तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो जो ठीक लगता है वो है ना, लेकिन रट्टे से आप ज्यादा आगे तक नहीं जाएंगे। ठीक है, बोर्ड्स में नंबर आ जाएंगे, बोर्ड्स में भी नंबर नहीं आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वही कर सकता है जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे। ठीक है, बुक से एक क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ आ जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन क्या होगा, सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, जिसने कॉन्सेप्ट नहीं समझा वो पेपर नहीं कर सकता, पहली बात तो समझो। ठीक है, अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर सकता। ठीक, ऊपर से अपने, चलो बोर्ड भी छोड़ो, आगे 11th और 12th का एक बेस है 10th। ठीक है,
तो उसके लिए तो मेहनत करो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड आपको 12 मंथ्स देता है, 12 मंथ्स में सिलेबस खत्म करना है, सारे सब्जेक्ट लेके चलना है, ठीक है। मैं मानता हूँ सिलेबस थोड़ा है, ठीक, लेकिन आप डेली के 4 to 5 आवर्स निकाल लेंगे ना, शाम में या दिन में, जब भी आपको फ्री मिलता है, 4 to 5 आवर्स, 1 आवर फॉर साइंस, 1 आवर फॉर मैथ्स, 1.5 फॉर मैथ्स, ठीक है, 1 आवर फॉर सपोज ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, ऐसा रूटीन बनाओ एक वीकली का कि भाई 2 दिन ज्योग्राफी 2 दिन हिस्ट्री करनी है। अब उसमें टारगेट सेट करो कि मुझे हिस्ट्री में से ये 2 सेक्शन करने ही करने हैं 2 दिनों में, ठीक है, करने ही करने हैं, तो वो करने ही करने हैं भाई, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। इस तरीके से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, सही है, ठीक। चलो अब शुरू करते हैं, मल्टीपल इमेजेस ऑफ थिक प्लेन, ग्लास प्लेट और थिक प्लेट, ठीक है। होगा क्या, सपोज मैंने क्या काम किया, एक प्लेट एक थिक प्लेट, एक ग्लास प्लेट ली, ठीक है, LMNP, ठीक है, तो एक ग्लास प्लेट ले ली मैंने LMNP, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है, ठीक। सपोज ये आप लोग लिखना पड़ेगा, सपोज टेकिंग दिस इन दिस, ठीक। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा ए, क्या रखा मैंने, एक पिन रख दी ए पॉइंट पे, ठीक है, तो मैंने ए पॉइंट पे एक पिन रखी, ठीक। अब उस पिन को मैं यहां से देख रहा हूं, इस ग्लास स्लैब से देखने की कोशिश कर रहा हूं उस पिन को, ठीक है। अब मुझे कहां नजर आएगी वो पिन, देखो जरा ध्यान से, अगर मैंने पिन ये ए पॉइंट पे रखी है, ठीक है, तो यहां से रे निकलनी चाहिए, बिल्कुल निकलनी चाहिए, वो यहां स्ट्राइक करेगी, ठीक है। जैसे ही स्ट्राइक करेगी वहां से क्या होगा, नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब, और एक और चीज, इस पे जो पीएन सरफेस है वो आपने सिल्वर्ड कर दिया है, क्या कर दिया है, सिल्वर्ड, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा, कोई दिक्कत। नीचे वाला सरफेस मैंने सिल्वर्ड कर दिया, वरना एमरजेंट रे आ जाएगी, एमरजेंट रे नहीं चाहिए मुझे, है ना, तो ई नहीं चाहिए मुझे, एमरजेंट रे नहीं चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या होगा, जब यहाँ स्ट्राइक होगा, जब यहाँ स्ट्राइक होगा तो क्या होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन के लिए तो यहाँ आ गया, ये आपके पास रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ पार्ट इसका ऊपर चला गया, कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत, सही है। तो ये पार्शली क्या होगा, रिफ्लेक्ट, और पार्शली क्या हो गया, रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट वाला नीचे आ गया, कोई दिक्कत, ठीक। चलो ये आ गया रिफ्रैक्ट वाला, ठीक है, सही। अब जब ये सेकंड सरफेस पे स्ट्राइक करता है पीएन पे, ठीक है, पीएन पे स्ट्राइक करने का मतलब क्या है, ये जो रे है, मैं इसको सपोज मान लेता हूं, कुछ ले दे देते हैं, सपोज ये बी पॉइंट है और ये क्या है, बी डैश, तो ये जो रे है ना बी डैश, ये स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन सफर करेगी, इट सफर्स स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन, ठीक है, फ्रॉम पीएन, ठीक है। सरफेस पीएन से ये क्या सफर करती है, इट सफर्स स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब रे जैसा आई थी वैसे वापस जाएगी, भाई बिल्कुल आएगी, अब वो और ऊपर आ गई, ठीक है। यहाँ स्ट्राइक करा, जब इसे यहाँ स्ट्राइक करा, अब नॉर्मल बनाना पड़ेगा एक और यहाँ पे, ठीक है। अब एक रे बाहर निकल के जाएगी इधर को, ये आपके पास जो रे है वो है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। एक रे वापस कहाँ है, नीचे को, ये पार्शियल रिफ्लेक्ट हो गई, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। फिर दोबारा से प्रोसेस चलेगा, ये सी हो गया, ये सी डैश हो गया, फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर, फिर आगे की तरफ, फिर थोड़ा नीचे, फिर ये डी हो गया, ये डी डैश हो गया, फिर स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक लाइट रे की इंटेंसिटी बिल्कुल डेड खत्म नहीं हो जाती, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इमेजेस की बारी आई, ये सर इतनी सारी रेज निकल रही हैं और हम यहाँ आई से देख रहे हैं, सर इमेजेस कहाँ बनेगी, कुछ अता पता चल नहीं रहा है। मैंने कहा देखो पहली इमेज तो ये बन गई, ये वाली जो गई है रिफ्लेक्ट होकर, और ये भी तो आंख तक ही पहुंच रही है, तो पहली तो ये बन गई, तो फर्स्ट A1 इमेज तो ये है, ठीक है। तो मुझे ये जो पिन है वो स्क्रीन पे यहां नजर आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरी, सर दूसरी यहां से बनेगी जो आपके पास पहले रिफ्लेक्शन से बना है, तो ये जो सरफेस है ना, ये यहाँ पे जो रे निकली है ये वाली, ठीक है, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन सफर करके निकली है, ठीक है। इसको मान लेते हैं सी, कुछ मान लेते हैं इसको सी डी मान लेते हैं, ठीक है। तो जो सी डी रे है ना, सफर्स फर्स्ट रिफ्लेक्शन, कौन सा, इट सफर्स फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहले रिफ्लेक्शन के बाद आई है ये रे बाहर निकल, ठीक है। तो क्या होगा, अभी पीछे प्लॉट करो इसको, एक इमेज यहाँ बनी A2, फिर एक और बन गई सर ये वाली भी, मैंने कहा ये हो गई A3, फिर सर एक और बन गई, मैंने कहा बिल्कुल बन गई, ऐसे बनते जाएंगे, ये हो गया आपके पास A4। अब क्वेश्चन सबसे पहले ये होता है, विच वन ऑफ दीज इज द ब्राइटेस्ट, सबसे ब्राइटेस्ट इमेज इनमें से कौन होगी, ठीक है। तो कुछ सिंपल सी बात सुनो, जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गया तो ये तो 10% ही है, 10% का मतलब ये बहुत लाइट है, ठीक है।
ठीक। तो ये क्या है आपके पास, ये ब्राइटनेस नहीं होने वाली, पहली बात तो, ठीक, सही। दूसरी चीज, रिफ्रैक्टेड रे नीचे आई, फिर यहाँ स्ट्राइक हुई, फिर वापस गई और ये वापस बाहर आ गई, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्शन हुआ ना ये वाली इस रे का, इसने पहला रिफ्लेक्शन सफर किया है, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन। तो ये जो A2 है ना यहाँ पे, A2 आपके पास क्या होगी, ब्राइटेस्ट, सबसे ब्राइटेस्ट इमेज होगी ये वाली, ठीक है, ठीक। फिर आ जाओ A3 पे, A3 तक, A3 की जो इंटेंसिटी पहुंची है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे बाहर निकली है, इसमें से कुछ पार्ट तो यहीं पे आ चुका है, फिर कुछ पार्ट यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो कुछ पार्ट तो इसका यहाँ चला गया है, ठीक। कुछ पार्ट का मतलब ये भी ब्राइटेस्ट होगी लेकिन लेस ब्राइटर देन A2, ठीक है। कहने का मतलब है कुछ खाना इसने खाया ना, 80% नीचे गया, स्ट्राइक हुआ, वापस आया, 80% में से कुछ पार्ट बाहर गया, अब बचा 70%, 70% आगे गया, फिर बाहर आया, फिर 70 के बाद 60, 40, 50, 30 इस तरीके से, ठीक है, सही है। तो हल्की हल्की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि सबसे ब्राइटेस्ट कौन सी वाली होने वाली है, A2, सेकंड इमेज सबसे ब्राइटेस्ट है, ठीक। तो ये जो सेकंड इमेज है यहाँ पर, इमेज 2, ठीक है, दिस सेकंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट, सेकंड इमेज होगी सबसे ब्राइटेस्ट। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? बिकॉज लाइट सफर्स स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये इसका आ जाएगा बिकॉज में, बिकॉज इट सफर्स स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन फ्रॉम पीएन सरफेस। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर रीजन आता है तो बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज लाइट सफर्स, यहाँ पे लाइट लिखना, लाइट सफर्स स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन फ्रॉम पीएन सरफेस, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, स्ट्रॉन्ग फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फर्स्ट याद रखना, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम पीएन सरफेस। कोई भी प्रॉब्लम किसी को, कोई भी दिक्कत इस डायग्राम में, ठीक है। तो ये आपके पास इमेजेस इन थिक प्लेट ग्लास, और कोई दिक्कत, ठीक है, सही है, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन 4/3, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन 4/3, वाटर गिवन है तो ये किसके रिस्पेक्ट में है, एयर रिस्पेक्ट, ठीक है, अंडरस्टूड है। अगर आपके पास वो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर सिंपल, या फिर कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लगा रहा है तो एक ही जगह कौन आएगा, जी, ठीक है। अगर कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कह रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में है, एयर रिस्पेक्ट, ठीक है, इतना ध्यान रखना। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर चाहिए, यानी कि वी चाहिए आपको, क्वेश्चन मार्क। सी उसने आपको गिवन है कितना, 3 × 10⁸, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया सर, बिल्कुल सी, आपने फॉर्मूला पढ़ा था सर, म्यू ए डब्ल्यू इज इक्वल टू C/V, जो पहले है वो ऊपर और जो बाद में वो नीचे, ठीक है। तो कितना हो गया, C/3 × 10⁸, और यहाँ आ गया आपके पास 4/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो C कितना आ गया, सॉरी गलत हो गया, ठीक है। देखो सर यहाँ तक ठीक, म्यू कितना है आपके पास 4/3 इज इक्वल टू C कितना है 3 × 10⁸ अपॉन V, ठीक है। V को उधर ले जाओ तो ये हो गया 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट के काम कह रहा है आपके पास, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है, यानी कि W गिवन है 4/3, किसके रिस्पेक्ट में है सर, एयर के रिस्पेक्ट में, नहीं भी गिवन है तो भी अंडरस्टूड है, ठीक है। ग्लास इज 3/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी गिवन है 3/2, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक। नाउ फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब पूछा उसने, फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चाहिए उसको विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। विद रिस्पेक्ट का मतलब ये पहला मीडियम है और वो दूसरा मीडियम। अब कैसे करेंगे सर इसको, यहाँ पे तो कुछ वैल्यू रखने का हिसाब ही नहीं बन रहा सर, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। देखो सिंपल से एक चीज ध्यान रखना, μ1 2 गिवन हो, μ1 3 गिवन हो, ठीक है, ये दो चीज गिवन है, सही है। इस कंडीशन में एक फॉर्मूला ध्यान रखना आप, ठीक है, एक फॉर्मूला ध्यान रखना, μ1 2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है। कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि यहाँ पे C आता है और स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पे अपोजिट हो जाते हैं, कोई दिक्कत, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा,
यहाँ पे 1 की जगह कौन है, W, और यहाँ 2, तो क्या हो गया म्यू G अपॉन म्यू W। इसके रिस्पेक्ट में जहाँ नहीं है तो A ले लेते हैं, खत्म। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, समझ में आ गया, सही। अब आपको कुछ नहीं करना है सर, अब इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है ये रही 3/2, उसकी वैल्यू गिवन है 4/3, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, कितना होगा 9/8, खत्म, कोई दिक्कत। रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 780 नैनोमीटर ट्रेवलिंग इन एयर, रेड लाइट है जिसकी वेवलेंथ आपके पास 780 है, यानी कि आपके पास लैम्डा आर आपके हो गया कितना 780 नैनोमीटर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, traveling in air enters a glass slab and get refracted. The wavelength of red light changes into a glass slab and becomes green light. अब जो वेवलेंथ रेड लाइट की थी, जैसे ही वो ग्लास स्लैब के अंदर गया, वो रेड, अब उसकी जो वेवलेंथ थी वो अब कन्वर्ट होगी इसमें रेड ग्रीन लाइट, या वो ग्रीन लाइट की बन गई, ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई, ठीक है, एंड बिकम्स ग्रीन लाइट इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का गिवन है 1.5 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है 3 × 10⁸, सी गिवन आपके पास 3 × 10⁸, ठीक है। फाइंड आउट करना है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर का मतलब सिंपल सी बात हो गई, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी चाहिए, सी = एफ लैम्डा लगा देते हैं, ठीक है, और एफ को हम बोल देते हैं यहाँ पर न्यू, क्या बोलते हैं न्यू, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन सकता है, और C = न्यू लैम्डा, कोई दिक्कत है, दोनों सेम है, ठीक है, एफ और न्यू दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸, न्यू इंटू वेवलेंथ कितना है सर, वेवलेंथ ये रेड लाइट का है किसमें, ये सर एयर में तो है, सबसे पहले नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 780 × 10⁻⁹ मीटर, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है, ठीक करना पड़ेगा, यानी कि इतना होगा, कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, तो कितना हुआ, ये हो गया आपके पास 780 × 10⁻⁹, ठीक, तो न्यू हो गया आपके पास 3 × 10⁸ अपॉन 780 × 10⁻⁹, ठीक है, -9 गया ऊपर और बन गया क्या प्लस, ठीक है, -9 गया ऊपर तो बन गया प्लस, ये हो गया 10⁸ × 10⁹, ठीक है, और 3/780, ठीक है, = न्यू, ठीक, तो ये बन जाएगा 3/780 × 10⁸, 8 और 9 कितना हो गया आपके पास 8 16 और एक हो गया 17 हर्ट्ज, ठीक है, और इसको फर्दर अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं इसमें से 3 जीरो निकाल देता हूँ बाहर, तो क्या बन जाएगा 1 2 3, अब ये डिवाइड हो सकता है आराम से, और 3 जीरो निकालने के बाद ये बचेगा इतना, कोई प्रॉब्लम है किसी को, इतना भी छोड़ेंगे तब भी ठीक है, सही है, आगे बात समझ में, ठीक है। सेकंड पार्ट में वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट पूछ रहा है, वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट, ठीक है, अब सर वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट आएगी कहाँ से सर, वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट कौन सी लाइट है सर, ये आपके पास ग्लास स्लैब के अंदर है सर, ठीक है, यानी कि इसके अंदर वाला है ये, ठीक है, अंदर वाले का मतलब क्या हो गया, ये लैम्डा डैश, कौन सा हो गया सर, ये इसको अगर मैं लिखूं लैम्डा डैश, यानी कि मीडियम का हो गया है, ठीक है, सही, कोई दिक्कत, ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास AG लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये वेवलेंथ हो गया एयर में, ये हो गया आपके पास मीडियम में, ठीक है, मीडियम में जाके वो क्या बन गया है, ग्रीन कलर का बन गया है, और एयर में वो हमेशा वो क्या है, रेड कलर का है, एयर में वो रेड कलर का है, लेकिन मीडियम में जाके वो क्या बन गया है, ग्रीन कलर का बन गया है, कोई दिक्कत, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास है कितना 1.5 = ये आपके पास गिवन है कितना 780 × 10⁻⁹ अपॉन वेवलेंथ लैम्डा डैश, मान लेते हैं इसको आर लिख देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, इसको उठाकर यहाँ ले जाओ तो कितना हो गया 780 × 10⁻⁹ अपॉन 1.5, ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, पॉइंट हटाएंगे और ये जाएगा 15 टेबल में 0 10 टाइम्स, तो जनरली इट विल कम आउट टू बी 520 × 10⁻⁹ मीटर, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, सिंपल सा सीन है, ठीक, अब तो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे आप यहाँ तक है, ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स करें आराम से, फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, ठीक, न्यूमेरिकल सेक्शन का वीडियो भी आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स और सारे रे डायग्राम्स इसके मैं अलग से वीडियो में कवर अप करूँगा, ठीक है, तो पूरा चैप्टर कवर करने के बाद एक वीडियो डालेंगे हम
क्वेश्चंस का, पूरे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो उसको प्रैक्टिस करना है, सही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी तक के लिए इजाजत दें।